हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आपके जो सीडीपी है बाल शिक्षण, जिसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहा जाता है, उसमें से एक क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो उसमें क्या है कि सारी जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं एक क्वेश्चन से। ये 20 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि जीन पियाजे की जो बालक का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो है कौन कौन सी हैं। वो है फर्स्ट नंबर पे है संवेगात्मक गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरे नंबर पे आती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए है। और लास्ट है यानी कि चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के लिए है। आपके टेट में सीडीपी से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है जीन पियाजे हो जाते हैं। जीन पियाजे जो है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इस वीडियो में क्या है कि जीन पियाजे के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सीडीपी से मतलब जीन पियाजे से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है। तो यहाँ पर जीन पियाजे को क्या है एक साइड से पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले तत्कालीन मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। पियाजे का जन्म 9 अगस्त सन 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था? जंतु विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जंतु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक लेख भी प्रकाशित किए। तत्पश्चात उन्होंने जीव विज्ञान तथा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के मध्य संबंध खोजने का प्रयास किया। मनोविज्ञान के शिक्षण के दौरान उन्होंने अल्फ्रेड विने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के बालकों के बुद्धि परीक्षण का कार्य भी किया। वे बालकों के द्वारा बौद्धिक प्रश्नों पर दिए जाने वाले गलत उत्तरों से अत्यधिक विचलित हुए तथा उन्होंने विभिन्न आयु के बालकों के द्वारा अपने चारों ओर के बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने तीनों बालकों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रशिक्षण का विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया तथा इस लेखे जोखे के आधार पर उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक पुस्तकों तथा लेखों को प्रकाशित किया। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए जीन पियाजे का सन 16 सितंबर सन 1980 में निधन हो गया। यहाँ पर इनकी भूमिका हो गई। अब है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कि थ्योरी। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का। पियाजे ने संज्ञानात्मक पर बल दिया और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानव बुद्धि को प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बतलाता है कि मानव कैसे क्रमशः ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। ये हो जाता है आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कुछ वाक्य। फिर कहा गया है व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है कि प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने का प्रयास करता है तथा संबंधित वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उनके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों
स्टिमुलेट्स से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, चूँकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पियाजे के अनुसार अधिगम है अब लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अनुसार अधिगम सक्रिय रूप से सूचना को प्रक्रियाबद्ध करना है, जिसका परिणाम नवीन खोज एवं छानबीन है। इनके अनुसार व्यक्ति उत्तेजकों पर ही कार्य करते हैं। अधिगम वह है जिसमें व्यक्ति उत्तेजकों के प्रति एवं उत्तेजकों के साथ कार्य करते हैं, न कि उत्तेजक व्यक्तियों के साथ कार्य करते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। अब आ जाता है संज्ञान क्या है, व्हाट इज कॉग्निशन। यहाँ पर पियाजे ने क्या किया है कि संक्रियाएँ या संज्ञान जो है मानसिक संक्रियाएँ जो है यहाँ पर निहित की हैं। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारण, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन और प्रत्याह्वान आदि मानसिक संक्रियाएँ निहित हैं। मेंटल ऑपरेशन निहित हैं किसमें, संज्ञान में। इसमें आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उपरोक्त मानसिक संक्रियाएं संवेदी सूचनाएं हैं और इन संवेदी सूचनाओं के समुचित प्रयोग से बालक की बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण, संग्रहण एवं पुनर्लाभ एवं समुचित प्रयोग ही संज्ञान है। मानव का संज्ञानात्मक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्होंने मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है। संज्ञानात्मक विकास से बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन सम्मिलित है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में संवेदना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, समस्या समाधान जैसे तत्व महत्वपूर्ण हैं। आगे है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। कौन से? पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। हालांकि इन पदों के अलावा भी पियाजे ने कुछ अन्य पदों का प्रयोग अपने संज्ञानात्मक विकास में किया है, पर यहाँ पर क्या है, दो बातों को महत्वपूर्ण माना है, पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। उसके बाद पहला आता है संगठन। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर करती हैं। उदाहरण के लिए एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती हैं, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। यहाँ पर बता दिया गया है कि संगठन जो है क्या करता है, व्यक्ति को वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और अनुकूलन जो है बाह्य रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन पियाजे के अनुसार बालकों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बालक की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बालक वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं एवं ज्ञान अर्जित करती हैं। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ
मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। संगठन की अपेक्षा क्या किया है? अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। और पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 उपक्रियाओं में बांटा है, जो है पहली आत्मसातीकरण और दूसरी है समंजन। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक एक नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान योजना में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक एक ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी है? जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसातीकरण को हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन में बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार बहता है, इस प्रकार समा जाता है कि उससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। पियाजे के अनुसार नए अनुभव का आत्मसातीकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है, जिससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होते हैं। यह किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। अनुकूलन की दूसरी उप प्रक्रिया है समंजन। एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी गई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातीकरण और समंजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, और उस असंतुलन को दूर करने के लिए आत्मसातीकरण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। समंजन को आत्मसातीकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसातीकरण एवं समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन का ये तात्पर्य है कि उसी पर धीमे धीमे आगे आ रहे हैं। जब जीन पियाजे को पढ़ ही रहे हैं तो शुरुआत से पढ़ लेते हैं ना। अब आता है संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन से है। किससे? मानसिक संगठन से है, अर्थात बुद्धि से संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क इत्यादि, ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। वातावरण के साथ समायोजन संगठन का ही परिणाम है। उसके बाद आता है मानसिक संक्रिया, यानी कि मेंटल ऑपरेशन। अब मानसिक संक्रिया क्या है? मेंटल ऑपरेशन बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। अब स्कीम्स क्या होती है? यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। अब आप कहेंगे स्कीमा क्या होता है? स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है। पहला साधारण तथा दूसरा जटिल। साधारण स्कीमा मोटर कार या खिलौनों के स्कीमा से समझा जा सकता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, स्कीमा जटिल स्कीमा का उदाहरण होता है, अर्थात मानसिक संक्रिया एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके स्कीमा होता है। अब आपसे पूछा भी जा सकता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित पक्ष क्या क्या होते हैं। आपके ऑप्शन में 4 दे रखे हैं, वो आपके चारों जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित पक्ष होते हैं। जैविक या शारीरिक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव,
सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव और संतुलन। यानी कि ये चारों जो हैं क्या हैं, ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित पक्ष हैं। जो जैविक या शारीरिक परिपक्वता है उसको देखते हैं। यह सिद्धांत जैविक प्रेरकों एवं परिपक्वता से संबंधित है। इसके अनुसार बालक का व्यवहार भूख, प्यास जैसे प्रेरकों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यवहार परिपक्वता से ही निरूपित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति वांछित व्यवहार नहीं कर सकता। पियाजे ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरे नंबर पर था आपका भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। बालक के अधिगम में उसकी ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। भौतिक पर्यावरण एवं अभौतिक अनुभव के मध्य तार्किक संबंध पाया जाता है। पियाजे के अनुसार भौतिक वातावरण अधिगम में सहायक है। भौतिक वातावरण के 3 पक्ष होते हैं: अभ्यास, भौतिक अनुभव एवं तार्किक गणितीय अनुभव। उसके बाद आपने पढ़ा था सामाजिक वातावरण से अनुभव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक सदस्य के रूप में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। सामाजिक वातावरण में सामाजिक क्रियाएं संयोग, प्रतिस्पर्धा, परंपरा एवं लोकाचार जैसे विभिन्न पक्ष सम्मिलित होते हैं। इन पक्षों से प्राप्त अनुभव अधिगम में सहायक होते हैं। पियाजे ने सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए भाषा के सामाजिकरण को आधार माना है। उसके बाद आपने पढ़ा था संतुलन, बैलेंस। पियाजे ने विकास के सभी पक्षों का विधिवत विश्लेषण करने के बाद बताया कि अधिगम के लिए सभी सिद्धांतों में समन्वय होना आवश्यक है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक विषय में तथ्यों की एक संरचना होती है। सीखने के लिए इस संरचना में संतुलन की आवश्यकता होती है। अधिगम के दौरान जब बालक समस्याओं के साथ व्यवस्थापन करता है तो उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यही संतुलन की अवस्था होती है। इस प्रक्रिया में आत्मसातीकरण, समायोजन एवं अनुकूलन का अहम योगदान होता है। माफ़ करना दोस्तों, मैं देखा नहीं और मैं पढ़ता चला गया। ठीक है। आपका बैलेंस जो है, पियाजे ने विकास के सभी पक्षों का विधिवत विश्लेषण करने के बाद बताया कि अधिगम के लिए सभी सिद्धांतों में समन्वय होना आवश्यक है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक विषय में तथ्यों की एक संरचना होती है। सीखने के लिए इस संरचना में संतुलन की आवश्यकता होती है। अधिगम के दौरान जब बालक समस्याओं के साथ विस्थापन करता है तो उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यही संतुलन की अवस्था होती है। इस प्रक्रिया में आत्मसातीकरण, समायोजन एवं अनुकूलन का अहम योगदान होता है। जिस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले किया था उसको यहाँ पर समझाते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो आपको बताई गई थी वो आपकी दूसरी अवस्था पूछी गई थी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की थी, तो आपको बताई थी, सारी अवस्थाएं बताई थी। अब यहाँ पर समझते हैं शुरुआत से। संज्ञानात्मक विकास बालक की समस्या समाधान, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पर एवं सृजनात्मक रणनीति बनाने में योगदान देता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये चारों अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं तथा निरंतर चलती रहती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को निम्न रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो दे रखी हैं: संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक के लिए, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक के लिए, मूर्त क्रिया प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक के लिए होती है। ये दे रखी है आपकी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है इन्हीं पर आधारित है। जो आपकी पहली अवस्था जो है संवेदी गामक अवस्था, उसको पढ़ते हैं। इसको इंद्रिय जनिक गामक अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश में लिख के आ सकता है सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज। इसको सेंसरी मोटर अवस्था भी कहा जाता है। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। कौन सी? प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। कितने तक? 2 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रिया ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों और गंध आदि का अनुभव करता है। इस सरल क्रियाओं को ही पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात और समंजन की प्रक्रियाएं शुरू करता है। जब उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों का पता चलता है
तो वह अपनी इंद्रियों द्वारा उनका प्राथमिक अनुभव करता है। इस अवस्था के बालकों में इंद्रियों के अनुभवों तथा उन पर पेशी कार्य करके समझ विकसित हो जाती है। इस कारण इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। अब संवेदी गामक अवस्था जो है, सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी भी उप अवस्थाएँ हैं। सब स्टेज जो हैं वो इसमें दे रखी हैं। वो आपकी कितनी हैं? 6 हैं। किसकी? संवेदी गामक अवस्थाएँ की। ठीक है, तो यहाँ पर पहली है प्रतिव्रत क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 दिन तक। फिर है प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था, जो है 1 माह से 4 माह तक के लिए। फिर है गौण वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था, जो है 4 माह से 8 माह तक के लिए। फिर है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जो 8 माह से 12 माह तक के लिए। तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो है 12 माह से 18 माह तक के लिए। और अगली है लास्ट, यानी कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज, जो 18 माह से 24 माह तक के लिए। इसमें क्या है कि प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था जो है उसमें, यानी कि जन्म से और 30 दिन जो है मात्र क्या करता है बच्चा? मात्र प्रतिवर्ती क्रियाएं और सूचने की क्रिया प्रबल करता है। जैसे माँ का दूध जो पीता है, सूचने की क्रिया जो है प्रबल होती है। अगला है 1 माह से 2 माह के बीच में क्या करता है बच्चा? दोहराने की क्रिया प्रबल होती है। ठीक है, और अधिक समन्वित हो जाता है। कैसा हो जाता है? अधिक समन्वित हो जाता है। उसके बाद 4 माह से 8 माह तक के बीच में, यानी कि गौण वृत्ति प्रक्रियाओं की अवस्था जो होती है, उसमें क्या करता है? वो उलटना पलटना, छूना, जानबूझकर मनोरंजन क्रियाएं करना, ऐसी यानी कि हंसने की प्रवृत्ति तो उसमें शुरुआत से ही होती है। ठीक है, जन्म सिद्ध होती है वो। अब आ जाती है आपकी गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, यानी कि 8 माह से 12 माह के बीच में क्या करता है? खिलौना छुपा देने पर खोजता है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में समन्वय करना सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है तृतीय प्रतिक्रिया की अवस्था, यानी कि 12 माह से 18 माह के बच्चे क्या करते हैं? प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं। कैसे करते हैं? प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं, वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज, जो है 18 माह से 24 माह तक के लिए, जिसमें वस्तु स्थापत्य, यानी कि कैसे किसी चीज़ को खड़ा किया जाता है या पकड़ा जाता है, जो क्या करता है? वस्तु उनके समक्ष नहीं है, उनके बारे में भी सोचने लगते हैं। ठीक है, यानी कि कल्पना करने की हल्की सी अवस्था आ जाती है। उसके बाद आती है आपकी द्वितीय उपक्रिया, यानी कि द्वितीय स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यह अवस्था जो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु के मध्य तक होती है। इसे पूर्व परिचालन अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक कल्पना करना तो शुरू कर देता है, लेकिन अभी वह तार्किक चिंतन करने में असमर्थ ही रहता है। इस कारण इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को वह 2 उप अवस्थाओं में विभाजित करता है। इस अवस्था में बच्चे में निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें विशेषताएं जो हैं, बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। बच्चे प्राय खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया इन्हीं के आसपास है। इसे पियाजे ने आत्म केंद्र, यानी कि इको सेंट्रिज्म का नाम दिया है। ठीक है, आत्म केंद्रिता। और इसमें कहा गया है बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। क्या करते हैं? भाषा जो है सीखने लगते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, भाषा किस स्टेज में सीखने लगते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे चिंतन करना भी शुरू कर देते हैं। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्ति प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगते हैं। वे रटना शुरू करते हैं, अर्थात वे रटकर सीखते हैं, न कि समझकर। इस अवस्था में बच्चा स्वार्थी नहीं होता। यहाँ पर बच्चा स्वार्थी नहीं होता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है। इस अवस्था में बालक कार्य और कारण के संबंध से अनजान होते हैं। मानसिक रूप से अभी अपरिपक्व होने के कारण वे समस्या समाधान
के दौरान समस्या के केवल एक पक्ष को जान पाते हैं। कौन से? एक पक्ष को ही जान पाते हैं समस्या के समाधान के दौरान। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो आपकी दो भागों में बांटी गई है, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और अंतर्दर्शी काल। ठीक है, तो जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको भी 2 स्टेजों में बांटा गया है। कौन सी? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और अंतर्दर्शी काल, जो 2 से 4 वर्ष तक के लिए है, और अंतर्दर्शी काल जो है 4 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए है। इनको भी थोड़ा समझिए। यानी कि जो 2 वर्ष से 4 वर्ष तक के लिए है, इस अवस्था में सूचकता विकसित हो जाती है, यानी कि माँ की आवाज़ से माँ की प्रतिमा बन जाती है, और साइनिफर यानी कि सूचकता का अर्थ समझता है और अपने प्रत्येक कार्य में प्रयोग करता है, अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखता है। अगला है इसमें अंतर्दर्शी काल, जिसमें क्या है 4 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए है। बच्चे भाषा, चिंतन एवं तर्क का विकास हो जाता है। गणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर लेता है, परंतु इसमें छिपे नियमों को नहीं समझता है। अगला है तर्क क्रमबद्ध नहीं होते हैं। तर्क जो है क्रमबद्ध नहीं होते हैं, और पलटावी गुण नहीं होता है। जैसे 2 का 2 में अगर गुणा करेगा तो गुणा तो कर लेगा 4, अगर उनसे कहा जाए कि उनको उलट कर लिखा जाए, कैसे लिखा जाएगा, उलट कर 2 कैसे लाया जाएगा, तो उनमें भाग करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि 4/2 जो है इक्वलिटी 2 नहीं जानते हैं वो। अगला है आपका मूर्त क्रिया काल। मूर्त क्रिया काल में इसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था की विशेषताओं का वर्णन पियाजे के अनुसार निम्न प्रकार किया गया है। इस अवस्था से बालक अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अमूर्त समस्याओं का समाधान वे अभी नहीं ढूंढ पाते हैं, और इस अवस्था में बच्चे वस्तु को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से बालक मानसिक क्रियाएं करते हैं, परंतु यदि उन वस्तुओं को न देकर उनसे शाब्दिक कथन तैयार कर यदि समस्या दी जाए, तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियाएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। एक तरीके से किसी भी पजल को नहीं कर सकते हैं। इस आयु काल में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य तो हो जाता है, परंतु उसका चिंतन कुछ प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है। इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्तियों का विकास हो जाता है: संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, संबंध रिलेशन, एवं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। कंजर्वेशन अर्थात जब कोई कार्य, कोई ज्ञान जो पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। मूर्त क्रिया काल में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे संप्रत्यय सीख जाता है और वस्तुओं में कार्य कारण संबंध जानने का प्रयास करता है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दिया होगा, संख्या, भार यानी कि जब कोई ज्ञान जो पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। मूर्त क्रिया काल में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे संप्रत्यय सीख जाता है और वस्तुओं में कार्य कारण संबंध जानने का प्रयास करता है। संख्या बोध अर्थात गणित को जानना व वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना और पारंपरिक संबंधों आदि को जानने लगते हैं। इस उम्र में बालक का चिंतन तर्क की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत हो जाता है। द्रव्य की अवस्था को ज्ञान हो जाता है, द्रव्य की अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है, यानी कि अर्थात ठोस, तरल, भार, तत्व आदि की समझ उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, ठोस है कोई वस्तु, तरल है, भार है, तत्व है, तो इस प्रकार वो समझ जाता है। किसमें? आपकी तीसरी स्टेज में, यानी कि मूर्त क्रिया काल में। अब आती है आपकी चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था क्या है कि 12 वर्ष की आयु से आरंभ होती है
जो प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर वस्तुओं के गुण दोष की पहचान करता है। अब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है और समस्याओं के बारे में जानने एवं उनके समाधान का प्रयत्न करता है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करना भी सीख जाता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, लचीला एवं तार्किक हो जाता है। इस कारण इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ व अंतिम अवस्था की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो इस प्रकार हैं, समझ सकते हैं। बालक विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। 12 वर्ष से यानी कि अधिक हो जाता है, उसमें क्या होता है, बालक विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। बच्चे में वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है और इन्हें सत्यापित करने का भी प्रयास करता है। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करना और वर्गीकृत करना सीख जाता है। बच्चे प्रतीकों का अर्थ समझना प्रारंभ कर देते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती है। कहाँ तक? वयस्क होने तक। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे का जो मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं क्रम में होती हैं। दूसरी अवस्था में पहुंचने से पहली अवस्था से गुजरना आवश्यक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने के क्रम में बालक में सोचने में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि होती है। कैसे? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि होती है। किसने? जीन पियाजे के अनुसार। आगे है शिक्षण अधिगम के लिए निहितार्थ। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञानकों ने पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादित सिद्धांत को शिक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया है। शिक्षकों को इस सिद्धांत का ज्ञान अध्यापन कार्य में विशेष सहायता प्रदान करता है। इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं निम्नवत हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में शिक्षार्थी की भूमिका को काफ़ी सक्रिय महत्वपूर्ण माना है। इससे शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं अभिरुचि पर विशेष ध्यान रखकर कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा प्राप्त होती है। पियाजे के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि बालकों के चिंतन में जीववाद एवं आत्मकेंद्रितता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में विशेष सहायता मिलती है। वे अपने अध्यापन कार्यक्रम इस ढंग से तैयार कर पाते हैं कि इस तरह के दोषों से शिक्षार्थी जल्द से जल्द मुक्त हो जाए। पियाजे का सिद्धांत यह भी स्पष्ट संकेत देता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वे संरक्षण तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः इस अवस्था में अर्थात 7 से 11 साल की आयु में यदि शिक्षक इन जटिल मानसिक संक्रियाओं को अधिक बढ़ा देते हैं तो इससे उनके बौद्धिक विकास का स्तर अधिक तेजी से बढ़ता है तथा शिक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद पियाजे के इस सिद्धांत ने शिक्षकों को बालकों के खेल को एक नए संदर्भ में विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है, क्योंकि पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया है कि खेल का शैक्षिक महत्व अधिक है। खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक संपन्नता विकसित होती है, जो उसके संज्ञानात्मक विकास का एक मूल आधार बनाती है। 5वां नंबर दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शिक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है कि वे शिक्षार्थियों को अपनी ही क्रियाओं द्वारा एक नई सोच या समझ विकसित करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक को शिक्षार्थी की सहायता बिना किसी आवश्यकता के हर कदम पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में उनमें स्वायत्तता तथा आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास नहीं होता है, जो संज्ञानात्मक विकास में बाधक हो सकता है। स्पष्ट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व अत्यधिक है।
इससे शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए स्वयं भी अच्छा निर्देश मिलता है तथा साथ ही साथ शिक्षार्थियों के लिए भी अधिक उपयोगी सुझाव मिल जाते हैं। इसके बाद ही आपको क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आप सर्च मारिएगा MCQ क्वेश्चन बाल विकास शिक्षण, जो जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे का नाम और बाई देवराज लिख देंगे तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं तो अगली वीडियो में MCQ क्वेश्चन जीन पियाजे के साथ में। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं MCQ क्वेश्चन के साथ जीन पियाजे से संबंधित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।